इसमें हम लोग जो है 19 फरवरी 2025 के करंट अफेयर को देखेंगे। हमारा जो पहला न्यूज है, हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है और ये जो है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन होगा। भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया है और इसका आयोजन जो है वो 16 से 17 फरवरी को मस्कट ओमान में हुआ था और इसका विषय जो है वो समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा था। तो ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया है। तो ये किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो ये जो है ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो भारत फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया। भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया है। 16 से 17 फरवरी को ये चला था और ये जो है मस्कट ओमान में चला था और इसकी जो थीम रखी गई है, जो विषय रखा गया है, वो है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। नए क्षितिज की यात्रा ये रखा गया है, इसलिए जो है यह चर्चा में आ गया। हिंद महासागर सम्मेलन है क्या? तो हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत जो है इंडिया फाउंडेशन ने ही किया था, लेकिन जो है इन्होंने शुरुआत 2016 में सिंगापुर में किया था और उस वक्त जो है उसमें 30 देशों ने हिस्सा लिया था। तो हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत जो है इंडिया फाउंडेशन ने 2016 में सिंगापुर में की थी, जिसमें 30 देशों ने हिस्सा लिया था और यह पिछले 8 वर्षों में यह सम्मेलन क्षेत्रीय मामलों पर क्षेत्र के देशों के लिए प्रमुख परामर्श मंच के रूप में उभरा है और सम्मेलन का उद्देश्य यह रहता है कि क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों और प्रमुख समुद्री साझेदारों को एक साझा मंच पर लाना है ताकि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर जो है विचार विमर्श किया जा सके। तो ये जो है हिंद महासागर सम्मेलन जो है जितने भी समुद्री साझेदार देश हैं उन सबको जो है एक मंच पर लाता है ताकि जो है वो अपने सुरक्षा और विकास को जो है एक नई दिशा दे सके। और इस वक्त जो है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मनाया जा रहा है और ये जो है भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है मस्कट ओमान में इसका आयोजन 16 से 17 फरवरी को हुआ था। अब अगला जो न्यूज है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर है। इसके जो है 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए जो है ये न्यूज में आ गया। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। हम लोग जो है जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2016 में किया गया था और ये जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है और इसको जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में जो है परिवर्तित कर दिया गया। तो ये 2 बार हो गया, तो इसको जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में परिवर्तित किया गया है। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार या जोतदार किसान जो है इसकी पात्रता रखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है किसी तरह से फसल के खराब होने पर एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना है। खेत में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना है। किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है और इसके अलावा जो है कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना है। बीमा की किस्त भी अलग अलग होती है, जैसे कि इस योजना के तहत जो है किसानों को जो बीमा दी जाती है वो जैसे खरीफ फसल है तो खरीफ के सभी फसल के लिए जो है 2% प्रीमियम होता है। रबी के फसलों के लिए जो है 1.5% प्रीमियम होता है और वार्षिक वाणिज्य या बागवानी फसलों के लिए जो है 5% प्रीमियम की राशि होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इसमें जो है फसल बीमा ऐप का यूज होता है। किसानों को आसान नामांकन की सुविधा प्रदान किया जाता है और 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान की आसान रिपोर्टिंग की भी सुविधा जो है इसके अंतर्गत दी गई है।
नवीनतम तकनीकी उपकरण का उपयोग, जैसे कि इसमें सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग होता है, रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ड्रोन का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ये सब के प्रयोग जो है किए जाते हैं। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल है, वहां पर भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण के लिए भी जो है कई सारे पहल चलाए गए हैं। इसके अलावा जो अगला है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर है। और प्रतिवर्ष जो है, जैसा कि हम लोगों को पता है, 19 फरवरी को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो है 2 तिथियों पर मनाई जाती है। पहली चीजें, जो गार्गियन कैलेंडर है उसके अनुसार जो है 19 फरवरी को मनाया जाता है। और जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार जो है फागुन के कृष्ण पक्ष तृतीया को जो है ये मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में विशेष रूप से जो है हिंदू पंचांग के अनुसार जो है इनकी जयंती मनाने का प्रचलन है, जबकि सरकारी स्तर पर जो है वो 19 फरवरी को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है। और उस जयंती को जो है एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। और इनकी जयंती जैसा कि 2 तिथियों को मनाया जाता है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 19 फरवरी को, और हिंदू पंचांग के अनुसार जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। शिवाजी महाराज का जन्म परिचय कैसे है, जैसे कि इनका जन्म जो है 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी किला पुणे में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माता जीजाबाई थी, और इनके जो गुरु थे वो संत रामदास थे। इनका राज्याभिषेक जो है वो 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पे हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 3 अप्रैल 1680 को हुआ था। तो इनके राज्य अभिषेक के लगभग 6 साल बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जैसे कि इनका जन्म पहले जो है 19 फरवरी 1630 को हुआ था, फिर जाके इनका राज्य अभिषेक जो है 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ, फिर जाके इनका निधन जो है 3 अप्रैल 1680 को हुआ था। ये जन्म है, ये जो है राज्याभिषेक है, और ये जो है इनका निधन हो गया था। तो आज जो है 19 फरवरी है, तो 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए शिवाजी की जयंती जो है धूमधाम से मनाई जा रही है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान क्या था, तो इन्होंने जो है स्वराज की स्थापना पर बल दिया था। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया और इसे साकार किया था। उन्होंने मुगलों, आदिल शाही, कुतुब शाही और अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से संघर्ष कर एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। इनकी सैन्य उपलब्धियां क्या थी, तो इन्होंने जो है तोरना किला पर विजय भी पाया था। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने तोरना किले पर अपना अधिकार जमाया। पुरंदर की संधि इन्होंने की थी। मुगलों के साथ हुई इस संधि के तहत उन्हें अपने कई किले जो है मुगलों को सौंपने पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से जो है बाद में उन किलों को वापस जीत लिया। सूरत पर इन्होंने आक्रमण किया था। मुगलों का जो समृद्ध शहर सूरत था उस पर 2 बार आक्रमण करके उन्होंने मुगलों को आर्थिक क्षति दी थी, आर्थिक शक्ति उनकी कमजोर किया था। इसके अलावा जो है इनकी एक युद्ध लड़ने की जो प्रक्रिया थी वो उसे छापामार युद्ध कहा जाता था, गिनमी कावा जिसको कहा जाता था। इसके अलावा इसे गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। तो इन्होंने पारंपरिक युद्ध प्रणाली से हटकर जो है छापामार युद्ध नीति अपनाई थी। वे तेजी से शत्रु पर हमला करते थे और तुरंत सुरक्षित स्थान पर लौट आते थे, जिससे शत्रु को जो है भारी क्षति होती थी। इसके अलावा जो है इन्होंने नौसेना की भी स्थापना की थी और भारत में पहली संगठित नौसेना बनाने का श्रेय जो है शिवाजी महाराज को जाता है। उन्होंने समुद्री किलों का निर्माण किया और विदेशी हमलावरों से रक्षा की थी। तो ये सारी जो है इनकी उपलब्धियां थी। तो जैसा कि हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है और इनकी जयंती 2 तिथि को मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 19 फरवरी को, हिंदू पंचांग के अनुसार जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जो है विशेष रूप से हिंदू पंचांग के अनुसार इनकी जयंती मनाई जाती है, जबकि सरकारी स्तर पर जो है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है यानी 19 फरवरी को उसी दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म जो है 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी किला पुणे पर हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता जीजाबाई थी और इनके गुरु का नाम संत रामदास था। इनका राज्याभिषेक जो है 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर किया गया था और इनका निधन जो है 3 अप्रैल 1680 को हुआ था। छत्रपति शिवाजी का योगदान क्या था, इन्होंने स्वराज की स्थापना पर बल दिया था। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना
का संकल्प लिया और इसे साकार भी किया था। उन्होंने मुगलों, आदिल शाही, कुतुब शाही और अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से संघर्ष कर एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। इनकी शैली उपलब्धियां ये थी कि इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में तोरण किले पर अपना अधिकार जमाया था। मुगलों के साथ इन्होंने पुरंदर की संधि की थी, जिसमें जो है इनको अपने कई किले जो है मुगलों को सौंपने पड़े थे, लेकिन बाद में जो है सूझबूझ से उन किलों को इन्होंने वापस जीत लिया था। सूरत पर इन्होंने 2 बार आक्रमण किया, जिससे जो है मुगलों को भारी आर्थिक क्षति हुई थी। इसके अलावा इन्होंने छापामार युद्ध नीति को अपनाया। वो तेजी से शत्रु पर हमला करते थे, फिर तुरंत जो है सुरक्षित स्थान पर लौट आते थे। इससे शत्रु को भारी क्षति होती थी। नौसेना की स्थापना भी इन्होंने किया। भारत में जो पहली संगठित नौसेना का श्रेय है वो शिवाजी महाराज को ही जाता है। उन्होंने समुद्री किलों का निर्माण किया था और विदेशी हमलावरों से रक्षा भी की थी। अगर धार्मिक स्तर पर देखा जाए तो इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को अपनाया था। शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों का सम्मान किया था। वे जाति पाति से ऊपर उठ के सभी को समान अवसर देते थे। उन्हें शासन के हर वर्ग को सुरक्षा और न्याय मिला था उनके शासन में। प्रशासनिक सुधार को देखें तो उन्होंने जो है एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी। कर प्रणाली में सुधार किया। किसानों पर अन्याय पूर्ण कर हटाए गए। न्याय व्यवस्था को भी उन्होंने जो है सुदृढ़ किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ प्रसिद्ध कथन हैं, जैसे कि उनका जो पहला कथन है, जैसे कि सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर। ये इनका जो है एक प्रसिद्ध कथन है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। ये इनके कथन थे। इसके अलावा जो है स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। शत्रु को कमजोर न समझो, जो अत्यधिक बलिष्ठ समझकर डरना भी नहीं चाहिए। जो मनुष्य समय के कुचक्र में भी पूरी शिद्दत से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद बदल जाता है। ये सारे जो है मोटिवेशनल जो है लाइन्स जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के थे और ये सारे जो है प्रसिद्ध कथन हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो फगली उत्सव को लेकर है। जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के किन्नौर जिले के यांगफा गांव में जो है फगली उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो पारंपरिक तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगफा गांव में जो है फगली उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं फगली उत्सव के बारे में। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पर शिमला, किन्नौर, कुल्लू जिलों में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है। यह आमतौर पर फरवरी या मार्च में मनाया जाता है, जो सर्दियों से बसंत में संक्रमण का प्रतीक है। फाल्गुन माह में आयोजन के कारण इस त्योहार को फागुली या फाग के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो भी व्यक्ति भाग लेते हैं वो चेहरे पर मुखौटों के साथ जो है पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और खास तौर पर जो पुरुष मंडली होती है वो चेहरे पर मुखौटे और पारंपरिक पोशाक पहन के जो है नृत्य करते हैं। फगली उत्सव के अवसर पर जो है मेला का भी आयोजन किया जाता है और ये मेला जो है देवता और दानव के बीच वर्चस्व के संघर्ष को दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें अंततः जो है देवता विजयी होते हैं। मुखौटा पहने और पूरे शरीर पर घास बांधे एक व्यक्ति राक्षस का अभिनय करता है और भगवान का प्रतिनिधित्व गुर यानी कि जो भगवान का प्रवक्ता जिसको कहा जाता है वो करता है। ढोल नगारों की ताल के साथ जो है विशेष नृत्य, देव खेल एवं रक्ष खेल का आयोजन किया जाता है। पारंपरिक गाथाओं के अनुसार टुंडी राक्षस मनाली से लेकर अड़छड़ी तक रहने वाले लोगों को परेशान करता था और मनु ऋषि ने शांडिल्य ऋषि की मदद से उसका वध कर दिया था। तो इसी के अवसर पर जो है फगली उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो फगली उत्सव का आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगपा गांव में किया जाता है। इसके अलावा जो है ये विशेष तौर पर शिमला, किन्नौर और कुल्लू जिलों में जो है मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है। ये फरवरी या मार्च महीने में मनाया जाता है, जिससे जो है सर्दियों से बसंत में संक्रमण का ये प्रतीक बन जाता है। इस फाल्गुन माह में आयोजन के कारण जो है इसको फागुली या फाग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है चेहरे पर मुखौटों के साथ जो है पारंपरिक पोशाक पहने पुरुष मंडली जो है नृत्य करते हैं। ये मेला जो है देवता
और दानव के बीच जो है वर्चस्व के संघर्ष को दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें अंततः जो है देवता विजयी होते हैं। इसमें जो मुखौटा पहने और पूरे शरीर पर घास बांधे वाला व्यक्ति होता है, जैसे ये, वो राक्षस का अभिनय करता है, और एक जो गुरु होता है वो जो है भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जो है इसमें 2 तरह के विशेष नृत्य का आयोजन किया जाता है, एक देव खेल और एक रक्ष खेल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो पारंपरिक गाथा है उसके अनुसार कहा जाता है कि टुंडी राक्षस जो है वह मनाली से अरछरी तक रहने वाले लोगों को परेशान करता था, इसलिए मनु ऋषि ने सांडिल्य ऋषि की मदद से जो है उसका वध कर दिया। तो इसी के अवसर पर जो है फगली उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब जो अगला है, ज्ञानेश कुमार जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। चर्चा में क्यों है? तो मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये पहले जो है चुनाव आयुक्त थे, यानी कि जो ज्ञानेश कुमार हैं, ज्ञानेश कुमार ये पहले जो है ये चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अब ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो मौजूदा जो अभी जो वर्तमान में वो राजीव कुमार हैं, और वो आज जो है रिटायर कर जाएंगे, तो उनकी जगह जो है ज्ञानेश कुमार लेंगे। और ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल जो है 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में नियुक्ति का ये फैसला किया गया है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर जो है बने रहेंगे। इसके अलावा जो है भारत का चुनाव आयोग को हम लोग देखते हैं, तो भारत का जो चुनाव आयोग है वह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, जो देश में जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का संचालन करता है। इसका प्रावधान मुख्य रूप से जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। इस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, कि 25 जनवरी को। ठीक है, चुनाव आयोग की संरचना क्या है? तो चुनाव आयोग में जो है 3 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 जो है चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। पहले यह आयोग जो है 1 सदस्यीय निकाय था, लेकिन 1993 में जो है अस्थायी रूप से 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। अगर नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता की सहमति इसकी सिफारिश करती है। और कार्यकाल की बात करें तो चुनाव आयोग का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो तब तक होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों का वेतन एवं सुविधा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। चुनाव आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कुछ प्रमुख शक्तियां और कार्य भी शामिल हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव का ये संचालन करता है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी ये संचालन करता है। इसके अलावा जो है राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, मतदाता सूची का निर्माण और निगरानी करता है, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विवादों का निपटारा भी करता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है, मनु भास्कर जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 2020 में बीबीसी इंडिया द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को उजागर करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। और पहला अवार्ड जो है पीवी सिंधु, बैडमिंटन की जो खिलाड़ी थी, उनको दिया गया था। मनु भाकर के बारे में जानते हैं, तो इनका जन्म जो है 18 फरवरी 2002 को महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था। और इनका ये जो है शॉटगन निशानेबाजी से संबंधित है, जो 10 मीटर एयर पिस्टल वाला होता है उससे संबंधित है, उस खेल से ये संबंध रखती है। इनकी प्रमुख उपलब्धियां ये है कि 2018 में जो है
ISSF विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 2018 में ही जो है एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इसके अलावा कई सारे राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है इनके नाम पर हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। वो ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी, तो इसलिए जो है इनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मनु भाकर को। इसके बाद जो अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कमी की गई है। अब इसके निहितार्थ क्या है, प्रभाव क्या है, उसको हम लोग जानते हैं। हाल ही में जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने जो है लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए जो है 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया है। इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC जो है पैनल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान जो है 6.7% और खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान जो है 4.2% लगाया है। RBI द्वारा रेपो दर में कमी के क्या कारण हैं? तो रेपो दर में कटौती के पीछे मुख्य कारण व्यक्तियों या व्यवसायियों के लिए ऋण लागत को सस्ता करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इससे व्यय एवं निवेश में वृद्धि होगी। वर्तमान में मुद्रास्फीति जो लक्ष्य RBI के लक्ष्य हैं वो उस सीमा के भीतर रहना चाहिए, 4+2% होना चाहिए मुद्रास्फीति, यानी कि मैक्सिमम जो है 6% तक जाना चाहिए और नीचे जो है वो 2% के बीच में होना चाहिए। तो वर्तमान में मुद्रास्फीति RBI लक्ष्य सीमा के भीतर है, यानी कि इसी सीमा के बीच में है। इसलिए रेपो दर में कटौती के विकास को समर्थन देते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। रेपो दर में कमी के क्या प्रभाव है? तो रेपो दर में कटौती से बैंकों को अपनी ऋण दरों को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे उधारकर्ताओं के लिए ऋण अधिक सुलभ एवं किफायती हो जाएगा। निम्न ब्याज दरों से व्यय, ऋण एवं निवेश में वृद्धि हो सकती है, जो अंततः रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। तो हाल ही में जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने जो है लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में जो है 25 आधार अंकों की कमी करते हुए 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया है। इस कटौती से भारत को वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों के साथ संरेखित होने और तालमेल स्थापित करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि कई केंद्रीय बैंकों ने उदार मौद्रिक नीति अपनाई है। इससे संभवतः ब्याज दरों एवं गृह एवं व्यक्तिगत ऋण पर समान मासिक किस्तों में कमी आएगी। गृह एवं वाहन ऋण पर EMI कम हो जाएंगे, जिससे व्यक्तियों के लिए अपने ऋण चुकाना आसान हो जाएगा। निम्न ब्याज दरों के साथ बैंकों द्वारा ऋण देने की संभावना अधिक होती है, जिससे उपभोक्ता और व्यवसायियों के लिए ऋण अधिक सुलभ हो जाता है। हालांकि रेपो दर में कमी से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और निम्न ब्याज दर के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। यह बचत पर अर्जित ब्याज को कम कर सकता है, जिससे व्यक्तियों के लिए बचत करना कम आकर्षक हो जाता है। GDP वृद्धि दर और मुद्रास्फीति अनुमानों का परिदृश्य क्या है? तो दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति में RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया, जबकि पहले यह अनुमान जो है 7.2% था। हालिया मौद्रिक नीति बैठक में वर्ष 2025-26 में 6.7% की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मौसमी द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। यह अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में 6.5% से 7% वृद्धि के अनुमान से थोड़ा कम है। RBI गवर्नर के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.2% रहने का अनुमान है। इसके बाद जो अगला है वो डिमसा नृत्य को लेकर है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में 2 दुर्गम आदिवासी बस्ती बुरीगा और चाइना कोनेला में आजादी के 78 वर्षों के पश्चात विद्युतीकरण के अवसर पर डिमसा नृत्य का प्रदर्शन किया गया है और वो जो है इस तरह से नृत्य करते हैं, डिमसा नृत्य। डिमसा नृत्य होता क्या है? तो डिमसा नृत्य आंध्र प्रदेश का पारंपरिक जनजातीय नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में प्रचलित है। इसकी उत्पत्ति ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले में हुई थी। डिमसा का अर्थ है कि पैरों की आवाज, अर्थात इस नृत्य में पैरों द्वारा लयबद्ध ध्वनि करताल किया जाता है। यह विवाह के दिन या शिकार आदि के महत्वपूर्ण अवसरों पर होता है। यह नृत्य
स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। गायन एवं ढोल वादन की थाप पर होने वाला यह नृत्य सामान्यतः रात्रि में होता है। ढिमसा नृत्य के विभिन्न संस्करण हैं, जैसे कि एक भाग ढिमसा है जिसमें नाटकरी ढिमसा, कुंडा ढिमसा, पाथर टोला ढिमसा आता है। एक पेट्टा ढिमसा होता है, और जो है जमसंबोर निशानी ढिमसा हो गया, बाया ढिमसा हो गया, मौली ढिमसा हो गया, छोटी ढिमसा हो गया, बोडा ढिमसा हो गया, गोड्डी बोट्टा ढिमसा हो गया। तो ये सारे जो है ढिमसा नृत्य के अलग अलग संस्करण हैं। इसके बाद जो अगला है वो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2025 को लेकर है। 61वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 14 से 16 फरवरी 2025 तक म्यूनिख जर्मनी में आयोजित किया गया है। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। हम लोग जानते हैं म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बारे में, तो यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एवं महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करने के लिए दुनिया का पहला अग्रणी कूटनीतिक मंच है। यह आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों प्रकार की राजनयिक पहलू एवं विचारों के लिए एक स्थान प्रदान करता है। इसका आदर्श वाक्य है संवाद के माध्यम से शांति की स्थापना। इसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी और इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के भीतर निरंतर सुव्यवस्थित अनौपचारिक संवाद को बनाए रखते हुए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में योगदान देना है। तो 61वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जो है वो 14 से 16 फरवरी 2025 तक म्यूनिख जर्मनी में आयोजित किया गया और भारत की ओर से जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं? तो नाटो जो कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है पूर्व सोवियत संघ के यूरोपीय विस्तार को रोकना था। तो इसके एक पक्ष के तौर पर भी इसको देखा जाता है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो के रूप में स्थापित सुरक्षा व्यवस्था वर्तमान में यूरोप के लिए निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि अमेरिका नाटो में सक्रिय तो अवश्य है, किंतु यूरोप अब अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रह सकता है। तो इसलिए जो है माना जाता है कि एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि नाटो जो है अब उतना सक्रिय नहीं रह गया है। तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के ये एक निष्कर्ष के रूप में शामिल है। इसके अलावा जो है यूक्रेन की नीति में भी परिवर्तन की बात कही जा रही है, जैसे कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका एवं रूस समझौता करने जा रहे हैं, चाहे यूरोप व यूक्रेन से इस समझौते को समर्थन प्रदान किया जाए या नहीं। ये जो है अमेरिका और रूस के बीच समझौता होगा, उससे जो है यूक्रेन में युद्ध समाप्त हो सकता है। रूस एवं अमेरिका के मध्य इस मुद्दे पर सऊदी अरब में वार्ता की संभावना है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बार बार कहा है कि वे अपने देश की सहमति के बिना किए गए किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो अमेरिका आगे बढ़कर जो है वो रूस के साथ समझौता कर रहा है और इस समझौते से जो है यूक्रेन में युद्ध समाप्त किया जा सकता है। हालांकि यूक्रेन का पक्ष जो है इसमें मायने नहीं रखता है। यूरोप द्वारा रक्षा व्यय में वृद्धि हुई है, जैसे कि यदि यूरोप को नव उग्र रूस को रोकने की कोई उम्मीद है तो उसे अपने रक्षा खर्च में तेजी से वृद्धि करनी होगी। वर्तमान में नाटो द्वारा निर्धारित व्यय सकल घरेलू उत्पाद के न्यूनतम 2% से बढ़कर 3% होने की संभावना है। हालांकि यूरोप ने यूक्रेन को सहायता देने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। कुल मिलाकर यूरोप ने वित्तीय एवं मानवीय सहायता के लिए जो है 70 बिलियन यूरो और सैन्य सहायता के लिए जो है 62 बिलियन यूरो आवंटित किया है, जबकि अमेरिका ने सैन्य सहायता के लिए जो है 64 बिलियन यूरो और मानवीय सहायता के लिए जो है 50 बिलियन यूरो की सहायता प्रदान की है। अमेरिका के दृष्टिकोण में भी बदलाव हो रहा है, जैसे कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अनुसार यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा रूस एवं चीन या कोई अन्य बाह्य ताकत नहीं है, बल्कि अपने कुछ सबसे बुनियादी मूल्यों से पीछे हटना है जो अमेरिका के साथ साझा किए हैं। तो ऐसा जो है अमेरिका सोच रहा है। उन्होंने यूरोपीय देशों पर अपने मूल्यों से पीछे हटने तथा प्रवासन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मतदान की चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। यूरोप की नीतियों की आलोचना को इस सम्मेलन में कई प्रतिनिधियों ने अनुचित और अपमानजनक बताया है। इसके अलावा जो है इसमें आपसी फूट और मतभेद भी हो सकते हैं, जैसे कि जब यूरोप म्यूनिख सम्मेलन में भू राजनीतिक चर्चाओं में व्यस्त था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2025 से सभी इस्पात एवं एल्यूमिनियम
आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। यह इस बात का प्रमाण है कि व्यापार से लेकर रूस के साथ व्यवहार तक विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका एवं यूरोप के रुख के बीच जो है अब स्पष्ट मतभेद जो है उभर कर सामने आ रहे हैं। तो जो है जो 61वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन है जो 14 से 16 फरवरी 2025 तक जो है जिसका आयोजन हुआ था, वो म्यूनिख जर्मनी में आयोजित किया गया था और इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करने के लिए दुनिया का एक अग्रणी कूटनीतिक मंच है और ये जो है आधिकारिक एवं गैर आधिकारिक दोनों प्रकार के राजनयिक पहलों एवं विचारों के लिए एक स्थान प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और ये इसका जो आदर्श वाक्य है वो है संवाद के माध्यम से शांति की स्थापना। इसके बाद जो अगला है वो इलाट की खाड़ी को लेकर है जिसको अकावा की खाड़ी कहा जाता है। इसको जो है गल्फ ऑफ इलाट या अकावा कहा जाता है। समाचार में क्यों आया, तो हाल ही में शोध से पता चला है कि इलाट की खाड़ी जिसको अकावा की खाड़ी कहा जाता है उसमें प्रवाल भित्तियों की वृद्धि में महत्वपूर्ण रुकावट आई है। इलाट की खाड़ी कहाँ अवस्थित है, जैसे कि जो लाल सागर है उसके उत्तरी छोर पर जो है ये अवस्थित है इलाट की खाड़ी। इसके अलावा जो है सिनाई और अरब प्रायद्वीप के मध्य भी जो है ये स्थित है। सीमावर्ती देश की बात करें तो मिस्र से जो है इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा जो है इजराइल से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा जो है जॉर्डन से इसकी सीमा लगती है और सऊदी अरब से जो है इसकी सीमा लगती है। तो जो है ये जो 4 देश हैं इनसे जो है इसकी सीमाएं जुड़ जाती है, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब, ठीक है। और ये जो है गल्फ ऑफ इलाट या अकावा है। गहराई और अंतर की बात करें तो अकावा की खाड़ी गहरी है जबकि सुएज की खाड़ी जो है बहुत उथली है। जो अकावा की खाड़ी है वो 1850 मीटर गहरा है, वहीं पर सुएज की खाड़ी जो है वो मात्र 100 मीटर गहरा है। तो इसलिए जो है सुएज की खाड़ी जो है बहुत उथली है और अकावा की खाड़ी जो है बहुत गहरी है। प्रवाल संसाधन की बात करें तो अकावा की खाड़ी अपने प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र के लिए उल्लेखनीय है, जो विश्व के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित प्रवाल भित्तियों में से एक है। इसके बाद जो अगला है वो टाइफाइड वैक्सीन का विकास एवं व्यवसायीकरण को लेकर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR टाइफाइड और पैरा टाइफाइड वैक्सीन के संयुक्त विकास तथा व्यवसायीकरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर रही है। टाइफाइड जो है एक जीवाणु संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो दूषित भोजन, जल या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। उपचार के बिना जो है ये जानलेवा भी हो सकता है और इसके उपचार के लिए जो है क्लोरोरेम्फिनॉल, एम्फीसिलिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। टाइफाइड का अगर हम लोग बाहर देखें तो टाइफाइड बुखार जो है भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें वार्षिक लगभग जो है 4.5 मिलियन मामले जो है सामने आते हैं। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जो है ये एक स्वास्थ्य चिंता का प्रमुख कारण बन जाता है। भारत में टीके की बात करें तो भारत में उपलब्ध टाइफाइड टीकों में टाइफरवार्ड TCV, इसके अलावा जो है TY121A और इसके अलावा जो है टाइफिम BI, इसके अलावा टाइफेरिक्स शामिल है। टाइफाइड संयुग्म टीके 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चे के लिए है, जबकि जो VI टीके है वो 2 साल से अधिक उम्र के लिए बच्चे के लिए है। और जो TCVs है वो वर्तमान में केवल निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध है। नवीनतम घटनाक्रम को देखें तो जो ICMR है यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वो जो है राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान यानी कि निरबी ने टाइफाइड साल्मोनेला के 2 उपभेदों से बाहरी झिल्ली पट्टिकाओं पर आधारित एक आंत्रज्वर वैक्सीन के लिए एक प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसके बाद जो अगला है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम को लेकर है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक महिला को निजी अस्पताल में 25 सप्ताह का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात की अनुमति देता है। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के लागू होने से पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भारतीय दंड संहिता द्वारा शासित थी। इनमें से अधिकांश प्रावधानों का उद्देश्य जो है गर्भपात को अपराध बनाना था, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां प्रक्रिया महिला के जीवन को बचाने के लिए सद्भावनापूर्ण
पूर्वक की गई है। ये प्रावधान वांछित और अवांछित गर्भधारण के बीच अंतर करने में विफल रहे हैं, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच पाना बेहद कठिन हो गया है। 1971 में संसद द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम को एक स्वास्थ्य उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था, ताकि कुछ निश्चित परिस्थितियों में और पंजीकृत चिकित्सकों की देखरेख में गर्भपात को अपराध से मुक्त किया जा सके। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम है, उसकी धारा 3 के दूसरे खंड के तहत जो है गर्भावस्था को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब वह 20 सप्ताह से अधिक ना हो। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि गर्भावस्था गर्भधारण के 12 सप्ताह के अंदर की जाती है तो एक डॉक्टर की राय पर इसे समाप्त किया जा सकता है, और यदि वह 12 से 20 सप्ताह के बीच हो जाता है तो उसे 2 डॉक्टर के राय पर जो है इसे समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जो है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम है, उसमें जो है 2021 में संशोधन भी किया गया था, और इसका जो नियम 3B है, उस नियम 3B ने चल रही गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव के कारण महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त बलात्कार की पीड़िताओं, अनाचार की शिकार महिलाओं और अन्य कमजोर महिलाओं के मामले में भी जो है इसको अनुमति दिया जा सकता है। इसने किसी भी विवाहित महिला या उसके पति द्वारा शब्द को या किसी महिला या उसके साथी द्वारा शब्दों में बदल दिया, जिससे जो है विवाह संस्थाओं से बाहर गर्भधारण को कानून के दायरे में लाया गया। MTP अधिनियम के अनुसार जो है 24 सप्ताह के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता होती है, जो इस बात पर राय देते हैं कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता के मामले गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसके बाद जो अगला है वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को लेकर है। अनेक उभरते बाजारों की तरह भारत ने भी जो है निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हेतु वित्त पोषण हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की ओर प्रवृत्ति की है, लेकिन निवेशकों की मांग कमजोर बनी हुई है। 2022-23 में भारत ने 8 बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए और लगभग जो है 53,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। निवेशकों की कम मांग के कारण भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू को गति नहीं मिल पाई है, जिससे सरकार के लिए ग्रीनियन प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। वैश्विक स्तर पर ग्रीनियन 7 से 8 आधार अंकों तक पहुंच गया है, जबकि भारत में प्रायः जो है 2 से 3 आधार अंकों पर ही रहता है। ग्रीन बॉन्ड होता क्या है? तो ग्रीन बॉन्ड जो है सरकारों, निगमों और बहुपक्षीय बैंकों द्वारा उत्सर्जन को कम करने या जलवायु लचीलापन बढ़ाने वाली परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के लिए जारी किए गए ऋण साधन है। जारीकर्ता सामान्यतः जो है पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में कम पैदावार पर ग्रीन बॉन्ड प्रदान करते हैं। निवेशकों को आश्वस्त करते हैं कि आय का उपयोग विशेष रूप से हरित निवेश के लिए किया जाएगा। ग्रीनियन जो है ये उपज में अंतर है, जिसे ग्रीन प्रीमियम या ग्रीनियन के नाम से जाना जाता है। ग्रीन बॉन्ड के लागत लाभ को निर्धारित करता है। उच्च ग्रीनियन जारीकर्ताओं को कम लागत पर धन एकत्रित करने की अनुमति देता है, जिससे ग्रीन निवेशक अधिक आकर्षक हो जाते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वे हैं जो भारत सरकार जैसे संप्रभु संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन्होंने 2022 में ऐसे बॉन्ड जारी करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की। रूपरेखा ग्रीन प्रोजेक्ट को उन लोगों के रूप में परिभाषित करती है जो संसाधन के उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करते हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं, जलवायु प्रतिरोधकता को बढ़ा देते हैं और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करते हैं। इसके बाद जो अगला है वो प्रोजेक्ट वाटर बर्थ को लेकर है। मेटा ने वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वाटर बर्थ नाम का एक महत्वाकांक्षी अंडर सी केबल पहल की घोषणा की है। यह एक जो है AI संचालित सब सी केबल प्रणाली है जो 5 महाद्वीपों में 50,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, और ये सबसे लंबी और उच्चतम क्षमता वाली अंतःसागरीय केबल प्रणाली है जो अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती है। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो है इस तरह से यहाँ पे भारत से होते हुए इस तरह से गुजरती है। केबल को गहरे जल में जो है 7,000 मीटर की गहराई पर बिछाया जाएगा और उच्च जोखिम वाले उथले पानी में उन्नत दफन तकनीक केबल को जहाज के लंगर या पर्यावरण खतरों से बचाएगी। इसके अलावा इस पहल से
3 नए समुद्री गलियारे प्रारंभ होंगे, जिससे इंटरनेट नेटवर्क के पैमाने और विश्वसनीयता में सुधार होगा। अधिक कनेक्टिविटी से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल समावेशन और तकनीकी प्रगति भी बढ़ेगी। इसके बाद जो अगला है वो अभ्यास कोमोडो को लेकर है। भारतीय नौसेना INS शार्दुल और P-8I लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान के साथ अभ्यास कोमोडो 2025 में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। अभ्यास कोमोडो क्या है? तो 2014 में प्रथम बार प्रारंभ किया गया यह एक गैर लड़ाकू सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य मित्र देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। यह इंडोनेशिया के बाली में इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह भारत के सागर दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री साझेदारी को मजबूत करता है। आसियान नौसेना और क्वाड भागीदारों के साथ जो है बेहतर अंतर संचालन है। इसके बाद जो अगला है वो दार्जिलिंग चिड़ियाघर में बायो बैंक स्थापित किया जाएगा। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत का प्रथम बायो बैंक पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया जाएगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सेल्युलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के सहयोग से है। यह सुविधा लुप्तप्राय जानवरों में से कोशिका एवं उत्तक के नमूने एकत्रित करती है और उन्हें संरक्षित करती है। साथ ही मृत जानवरों से प्रजनन कोशिकाओं को भी जो है लेकर इसे संरक्षित किया जाएगा। इसका उपयोग जो है भविष्य के शोध के लिए किया जा सकता है और संभावित रूप से विलुप्त हो चुकी या विलुप्त होने के कगार पर खड़ी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को वापस भी इसके द्वारा लाया जा सकता है। इसके बाद अगला जो है वो मॉब लिंचिंग को लेकर है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए मॉब लिंचिंग यानी कि जो भीड़ द्वारा हत्या जिसको कहते हैं या फिर जो गौ रक्षक के नाम पर हिंसा होती है, उसके मामले में मुआवजे के रूप में एक समान राशि या निगरानी के लिए राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसने पुनः पुष्टि की है कि उसके वर्ष 2018 के तहसीन पूनावाला दिशा निर्देश संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है। मॉब लिंचिंग है क्या? तो मॉब लिंचिंग जो है एक सामूहिक हिंसा है जिसमें एक समूह कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए कथित गलत कार्य के आधार पर व्यक्तियों को गैर कानूनी रूप से दंडित करता है। मॉब लिंचिंग को भीड़ द्वारा हत्या भी कहा जाता है और ये जो है सामूहिक हिंसा का एक रूप होता है जिसमें एक समूह द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए कथित अपराधों के लिए लोगों को अवैध रूप से दंडित किया जाता है। इसके अलावा जो है मॉब लिंचिंग की ज्यादातर घटना जो है वो गौ रक्षा के नाम पर भी की जाती है। तो गौ रक्षा के नाम पर की जाने वाली हिंसा धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा है जो प्रायः संदेह से प्रेरित होती है। मॉब लिंचिंग के कारण क्या रहते हैं? तो एक तो सांस्कृतिक या पहचान के लिए कथित खतरा है, जैसे कि मॉब लिंचिंग तब होती है जब किसी व्यक्ति या समूह को सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों के लिए खतरा माना जाता है। समान कारणों में अंतरजातीय, अंतरधार्मिक संबंध, खान पान की आदतें या सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाली रीति रिवाज इसमें शामिल होते हैं। फेक न्यूज के माध्यम से भी जो है मॉब लिंचिंग बढ़ता है। फेक न्यूज जो अक्सर सोशल मीडिया और मौखिक रूप से फैलाई जाती है मॉब लिंचिंग में योगदान दे सकती है। सामाजिक राजनीतिक तनाव इससे उत्पन्न होते हैं। भूमि विवाद, संसाधन प्रतिस्पर्धा और आर्थिक असमानताओं से उत्पन्न तनाव हिंसा में बदल जाता है जिसका अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए शोषण किया जाता है। इसके अलावा जो है सांप्रदायिक विभाजन की बात देखें तो ऐतिहासिक, धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक तनाव अक्सर लिंचिंग की घटनाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। नैतिक सतर्कता की बात करें तो 100 घोषित संगठन सामाजिक मूल्यों के प्रति अपनी धारणा को कायम रखने के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इन सब कारणों के माध्यम से जो है मॉब लिंचिंग उत्पन्न होता है। मॉब लिंचिंग से संबंधित भारत में क्या क्या विधिक प्रावधान है? तो जैसे जो भारतीय न्याय संहिता है BNS 2023 उसमें क्या प्रावधान है? तो इसकी जो धारा 103 का दूसरा खंड है वो मॉब लिंचिंग से संबंधित है। जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लैंगिक हिंसा, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हत्या करता है तो उसे जो है मॉब लिंचिंग की संज्ञा दी गई है और इसमें सजा भी की भी बातें की गई है। इसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना
जुर्माने की सजा है। इसके अलावा जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 का चौथा खंड जो है वो भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने से लेकर संबंधित है, जो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग से ही आता है। और इसमें भी जो है जब 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर जो है समान भेदभावपूर्ण आधार पर गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसको भी मॉब लिंचिंग कहा जा सकता है। और इसमें जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सजा है। एक केस है वो है तहसीन पूनावाला मामला 2018। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति या समूह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित लिंचिंग नई सामान्य बात बन सकती है और इस बात पर जोर दिया कि सभ्य समाज में भीड़ द्वारा न्याय का कोई स्थान नहीं है। इसमें कहा गया कि नागरिकों की सुरक्षा करना तथा लक्षित हिंसा को रोकना राज्य का कर्तव्य है। इसने अमेरिकी कानूनी उदाहरणों का हवाला लेते हुए इस बात पर बल दिया कि भीड़ द्वारा न्याय विधि के शासन को कमजोर करती है। तो तहसीन पूनावाला मामला 2018 जो है वो मॉब लिंचिंग से संबंधित है। इसके अलावा जो है मॉब लिंचिंग के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश भी हैं। जैसे उकसावे के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है। घृणास्पद भाषण या फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ जो है आईपीसी की धारा 153 के एक खंड है और ये जो है बाद में जाकर 2023 का जो बीएनएस है उसमें धारा 196 हो गया, उसके तहत जो है स्वतः एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा जो है राज्य के प्रत्येक जिले में जो है एक निवारक उपाय के तंत्र के रूप में जो है एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया जाएगा और इसमें जो है संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा वो और पुलिस गश्त वहां पर बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अभद्र भाषा तथा फर्जी खबरों पर अंकुश लगाना शामिल है। इसके अलावा जो है दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय भी हैं, जैसे कि प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक अदालतें जो है वो 6 माह के भीतर मामलों का निपटान करेगी। भीड़ द्वारा हत्या जैसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास सहित कठोर सजा का प्रावधान है। लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। पीड़ितों की मुआवजा की बात करें तो राज्यों को चोट की गंभीरता, आजीविका की हानि और चिकित्सा व्यय के आधार पर मुआवजा हेतु योजना विकसित करनी होगी। अधिकारियों की जवाबदेही की बात करें तो लिंचिंग को रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। निगरानी और विधायी उपाय की बात करें तो राज्यों को मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। संसद से राष्ट्रीय स्तर पर लिंचिंग विरोधी कानून बनाने का आग्रह किया गया। हालांकि ये अभी लंबित है, लेकिन राजस्थान और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है मतलब मॉब लिंचिंग से संबंधित कानून बना लिए गए हैं। बस इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।